गरीब लड़की की जादुई नदी में शादी। गंगाधर एक जंगल में एक नदी के किनारे बैठा होता है, जहाँ वो अक्सर लकड़ी काट कर बैठ जाया करता था। वो वहाँ बैठा बैठा रोने लगता है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मेरी बेटी की शादी कब तक होगी? काश कि मैं ज्यादा कमा पाता और अपनी बेटी की शादी कर पाता। मेरी गरीबी के चलते मेरी बेटी से कोई भी अपने बेटे का रिश्ता ही नहीं कर रहा। ऐसा कहकर गंगाधर नदी किनारे बैठकर रोने लगता है, जिसके बाद वो कुछ देर वहाँ आराम करता है और लकड़ी उठाकर बाजार में जाकर बेचना शुरू कर देता है। आओ आओ, सूखी लकड़ियाँ खरीदो। ऐसी लकड़ियाँ पूरे गांव में नहीं मिलेंगी। अरे आओ आओ, 10 रुपए किलो लकड़ियाँ लेकर जाओ, 10 रुपए किलो। तभी गंगाधर के पास कुछ लोग आते हैं और उससे लकड़ियाँ खरीद कर ले जाते हैं, जिसके चलते उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को वो वापस अपने घर लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसे पंडित मिलता है। अरे गंगाधर भैया, कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही जरा। अरे पंडित जी, क्या बात है? शाम ढले आप यहाँ आए हो? अरे दरअसल बात ये है, कल हमारी गायत्री बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अरे क्या बात करते हो पंडित जी? सच बताओ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे झूठ बोले मेरे दुश्मन। देखो, कल अच्छे से मेहमानों की खातिरदारी कर देना। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद गंगाधर अपने घर जाता है और ये खुशखबरी अपनी पत्नी आनंदा को बताता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी बिटिया के भी हाथ पीले हो जाएंगे। आनंदा बहुत खुश होती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, आनंदा और गंगाधर दोनों ही लड़के वाले के आने का इंतजार करने लगते हैं। देखते देखते सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उनके घर कोई नहीं आता। जिसके बाद पंडित आता है और कहता है, देखिए गंगाधर भाई साहब, मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इतने गरीब घर में अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग तो उन्हें दहेज भी नहीं दे पाओगे। पंडित की बात सुनते ही गंगाधर को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और चलते चलते जंगल में नदी किनारे पहुंच जाता है। हे भगवान, फिर से मेरी फूटी किस्मत। ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर कब तक मैं अपनी गरीबी के चलते अपनी बेटी को कुंवारी ही अपने पास रखूंगा? गंगाधर ऐसा सोचकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे मेरी गरीबी कभी नहीं खत्म होगी और मेरी गरीबी के चलते मेरी बिटिया की शादी भी नहीं होगी। इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। कम से कम ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। गंगाधर ऐसा सोचकर नदी की तरफ देखने लगता है। तभी उसे नदी से एक आवाज आती है, आओ, आ जाओ और मुझ में समा जाओ। तुम्हारी सभी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और अंदर आओ। गंगाधर उस आवाज के पीछे आकर्षित हो जाता है और नदी के अंदर जाने लगता है, जिसके बाद वो नदी के अंदर एक दुनिया में पहुंच जाता है, जहां रहने की सभी सुख सुविधाएं होती हैं और वहां खूब सारा सोना, चांदी और पैसे भी होते हैं। अरे इतना सारा सोना, चांदी और पैसे? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तभी नदी के अंदर एक देवता प्रकट होते हैं, जो गंगाधर से कहते हैं, गंगाधर, तुम बहुत नेक दिल के इंसान हो। मैं तुम्हारी सभी परेशानियों के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज से तुम इस जादुई नदी के अंदर रह सकते हो और यहाँ तुम अपनी बेटी की शादी भी करवा सकते हो। ऐसा कहकर देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद गंगाधर उस नदी से बाहर निकलता है और सीधा अपने घर पर जाता है। चलो, यहाँ से चलो। आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं रहेंगे। हमारी सभी परेशानियों का हल मिल गया है। गंगाधर अपने पूरे परिवार को नदी के पास ले आता है, जिसके बाद वो उन्हें नदी के अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन गंगाधर के कहने के बाद भी कोई नदी के अंदर प्रवेश नहीं करता। पिताजी, मुझे लगता है कि आप मेरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, तभी तो आप अपने साथ साथ हमारी भी खुदकुशी कराना चाहते हो। अरे मेरी प्यारी बिटिया, मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर तुझे अपने बाप पर थोड़ा भी भरोसा है तो अपने बाप का हाथ थाम और साथ चल नदी में। गंगाधर अपनी बिटिया और अपनी पत्नी का हाथ थाम कर उन्हें नदी के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो नदी के अंदर इतना सारा सोना, पैसा, हीरे और रहने की सारी व्यवस्था देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे आज से हम यहीं रहेंगे
और बिटिया तेरी शादी भी मैं यहीं करवाऊंगा। तू देखना ऐसी शादी कभी किसी ने नहीं करवाई होगी अपनी बेटी की। उस दिन के बाद से गंगाधर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ नदी के अंदर ही रहने लगता है। एक दिन वो नदी से निकलकर पंडित के पास जाता है। अरे पंडित जी, अब आप मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो और जितनी मांग हो मैं उतनी पूरी मांग करने के लिए तैयार हूँ। अरे कहीं कोई सोना चांदी या कोई खजाना तो तुम्हारे हाथ नहीं लग गया? ऐसा ही समझो पंडित जी, अब हमारी किस्मत खुल गई है। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ और लड़के वालों की मांग भी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। गंगाधर की बात सुनकर पंडित उसकी बात विक्रम के माता पिता से करवा देता है, जिसके बाद गंगाधर विक्रम और उसके माता पिता से कहता है, देखिए आप जितना भी चाहते हैं मैं आपकी पूरी मांग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी बिटिया की शादी नदी के अंदर होगी। गंगाधर की बातें सुनकर विक्रम और उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। अरे नदी में शादी? लेकिन नदी में शादी कैसे होगी? उसकी आप चिंता मत कीजिए, बस आप बारात की तैयारियां कीजिए। ऐसा कहकर गंगाधर वहां से चला जाता है और नदी के अंदर अपने घर लौट आता है, जिसके बाद वो नदी के अंदर से सोने के सिक्के लेकर अपनी बेटी के लिए लहंगा लेने जाता है। अरे भाई साहब, मुझे अपनी दुकान का सबसे महंगा लहंगा दे दो। गंगाधर सबसे महंगा लहंगा खरीदकर नदी में चला जाता है और अपनी बेटी को लहंगा देकर कहता है, ये लो बेटिया, इसे पहनकर तुम बहुत खूबसूरत और राजकुमारी की तरह लगोगी। जाओ अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ। एक तरफ गंगाधर अपने परिवार के साथ नदी के अंदर शादी की पूरी तैयारियां कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ विक्रम अपने माता पिता और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बारात नदी किनारे ले आता है। हे भगवान, नदी में हम लोग कैसे जाएंगे? विक्रम की बारात नदी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ गंगाधर आता है और कहता है, हाँ, ये कोई मामूली नदी नहीं है, बल्कि एक जादुई नदी है। आप सभी का हमारे घर में स्वागत है। ऐसा कहकर गंगाधर विक्रम की पूरी बारात को धीरे धीरे नदी में उतार देता है, जिसके बाद सभी लोग नदी के अंदर की दुनिया देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि नदी के अंदर भी एक जादुई दुनिया है और ये नदी जादुई है। यहाँ मैं बिल्कुल नॉर्मल रह सकता हूँ। गंगाधर विक्रम और अपनी बेटी गायत्री की शादी करवाना शुरू कर देता है। नदी के अंदर चारों तरफ संगीत का माहौल बना होता है। कुछ देर में उस जादुई नदी के अंदर गायत्री और विक्रम की शादी हो जाती है। शादी के बाद विक्रम अपने ससुर गंगाधर से कहता है, पिताजी, मैं शादी के बाद वापस धरती पर नहीं जाना चाहता। मैं इस नदी की दुनिया में ही रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत नजर आता है। पिताजी, यहाँ से तो मैं भी नहीं जाना चाहती। क्या हम यहीं रह सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से यही हमारा घर और यही हमारी दुनिया है। गंगाधर की बेटी और उसका जमाई शादी के बाद नदी के अंदर ही रहने लगते हैं। अब उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। सोनगढ़ गांव अपने आप में बेहद सुखद समृद्ध था। पूरा गांव गढ़ अपने पक्की इमारतों में चैन सुकून से रह रहा था। धीना भी उसी गांव का एक गरीब निवासी था। वो एक टूटी फूटी मड़ई में रहता था। धीना पेशे से धोबी था। वो नित दिन मैले कुचैले कपड़ों की गठरी उठाकर उन्हें नदी पर धोने जाया करता था। हे राम, सूरज सर पर चढ़ आया, मुझे जल्दी से नदी पर पहुंचना होगा। हड़बड़ाहट के साथ धीना अपने कपड़ों की गठरी कंधे पर लादे नदी पर चला आता है, जहां खड़ा मंगेश उसे रोकते हुए कहता है, ए धोबी, तू इस नदी में ये मैले कुचैले कपड़े नहीं धो सकता। अब मगर क्यों मंगेश? इन कपड़ों के जरिए ही तो मेरी रोजी रोटी चलती है भाई। अपना ये दुखड़ा कहीं और जाकर दिखा। अरे तेरे मैले कुचैले कपड़ों की धुलाई के कारण नदी दूषित हो रही है, इसलिए अब ना तो तू इस नदी पर कपड़े धोएगा और ना तुझे एक बूंद पानी भरने को मिलेगा। अरे अब ढीठ की तरह ताक क्या रहा है, भाग यहाँ से। पूरा गांव गढ़ मंगेश का साथ देते हुए बुलंद आवाज में गरीब धोबी का बहिष्कार करने लगते हैं। धोबी गठरी उठाए घर लौटकर कहता है, एक ये नदी और कपड़ों से ही तो मुझ दुखियारे धोबी का दाना पानी चलता था, मगर इस गांव गढ़ से वो भी देखा न गया। शायद अब इस संसार में गरीब का साथी कोई नहीं है। धोबी अंत तक लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता है,
बावजूद उसके सारे अथक प्रयास असफल सिद्ध होते हैं। 2 दिन के भीतर ही धोबी की आर्थिक हालत बद से बदतर हो जाती है। भूख से छनछनाता धोबी बिछौने पर पड़ा सारी रात सोच रहा था। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। देखे आसमानी मालिक, जिस संसार को तूने स्नेह के धागे में पिरोया था, वहाँ के निवासी कैसे निर्दयी हो गए हैं। जहाँ एक ओर वो 56 भोग खा रहे हैं, वहीं ये धोबी कई दिनों से भूख से छछन रहा है। अब मैं इस दुखदाई दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। रोते बिलखते हुए धोबी आंखें मूंद लेता है और रात की बेला बीतने के साथ सुबह की किरण फूट पड़ती है। सभी के किवाड़ बंद देखकर धोबी नदी किनारे आकर कहता है, आज मैं इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहकर धोबी आंखें मूंद नदी में डुबकी लगा देता है और गहराई में जाकर जैसे ही वो आंखें खोलता है तो खुद को सोने के शहर में पाता है। तभी सुनहरे द्वार पर खड़ी सर से लेकर पांव तक सोने का पहरावा पहने द्वारपालिका कहती है, जादुई सुनहरे शहर में तुम्हारा स्वागत है। ये कैसा अनूठा शहर है, जहाँ पेड़ पौधे फल फूल सोने के हैं, और तो और घर बार भी सोने का है, गाड़ियां भी सोने की। ये सुनहरा शहर मेरी सोच समझ से एकदम परे है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, तुम सचमुच में जादुई सुनहरे शहर में हो। जिस नदी में तुमने डुबकी लगाई थी, ये सोना शहर उसके भीतर बसा है और मैं हूँ यहाँ की द्वारपालिका। ये जादुई सुनहरा शहर गरीबों का सारथी है। आगे बढ़ो धीना। ये सुनकर धीना आगे बढ़ आता है। जहाँ सैकड़ों सोने के वाहन कतार में खड़े होते हैं, तो कहीं सोने के लहलहाते पेड़ों की डाल से सोने के फूल सुनहरी धूप पर गिर रहे होते हैं, तो कहीं सोने के झरने से बूंदें बरस रही होती है। कहीं लोग बैठे हुए तो कहीं लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। ये सुनहरा शहर कितना सुंदर है, यहाँ के निवासियों के बीच कितना मेलजोल है। धीना अपने आप से बात करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक सोने की गाय दिखाई देती है, जिसके मुंह से सोने के सिक्के बरस रहे थे, जो उसे रोकते हुए कहती है, ठहरो धीना। अरे सोने की गैया तो बोल रही है भाई। धीना, इस जादुई सुनहरे शहर में सब कुछ जादू है। वैसे मेरा नाम गौरी है। तुमसे भेंट करके अच्छा लगा। ये सारे सुनहरे सिक्के तुम्हारे हक के हैं। इसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी गाय। इसके बाद धीना सारा सुनहरा शहर घूमता है। पेड़ पौधों से लेकर सभी जन उसे सोना देकर सांझ की बेला होते ही विदाई दे देते हैं और अंत में द्वारपालिका कहती है, जाओ धीना और इस सोने से एक सुनहरे जीवन की शुरुआत करो। धीना सोने से भरी पोटलियां लेकर जैसे ही सुनहरे शहर के फाटक से बाहर कदम रखता है, वो खुद को नदी के किनारे पर पाता है। अगर मैं इस सोने के सिक्के से भरी पोटली गांव लेकर गया तो सभी मुझ पर दोष लगाने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए मैं सीधे सुनार के पास जाऊंगा। धीना सीधे सुनार के पास जाकर पोटली से भरे सोने के सिक्कों का सौदा कर देता है। बदले में उसे खूब सारा पैसा मिलता है, जिन्हें लेकर वो देर रात घर आता है और पैसे का सदुपयोग करके धीना एक सुंदर से घर की नींव रखता है। इस बात को केंद्र बनाकर पूरा गांव गढ़ तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। जो 2 कौड़ी का धोबी कल तक दाने दाने के लिए मोहताज था, आखिरकार ऐसा भी कौन सा जिन का जादू हाथ लग गया इसके, जो मढ़ई से सीधे महल सा घर बनाकर बैठ गया। अरे मंगेश, मानो ना मानो, मुझे तो ये दौलत 2 नंबर की कमाई का जरिया लग रहा है। सरपंच जी, आखिरकार कब तक आप हाथ पर हाथ धरे रहेंगे? इससे पहले कि हमारे गांव पर मुसीबत का पहाड़ टूटे, आप इस धोबी से पूछताछ कीजिए। ठीक है, चलो। गांव गढ़ सिखावे में आकर पूरा गांव गढ़ धीना के द्वार पर आकर खड़ा होता है। धीना, अरे ओ धीना, अरे धोबी, अरे कहाँ छुपा बैठा है रे? बाहर निकाल। क्या बात है मंगेश? पूरा गांव गन मेरे घर के बाहर, क्या बात है? देख लो सरपंच जी, रईस होने के बाद इस धोबी की जात ही बदल गई। कल तक जो पेवन लगे चिथड़ों में जीवन गुजारता था,
आज महंगे मलमल का कुर्ता पजामा पहने कैसे ठाट बाट से खड़ा है। दीना सच सच बता, ये शान और शौकत, ये घर बार काले धन की कमाई से बना है ना? बता। अब बिल्कुल नहीं सरपंच जी, ये सब मैंने परिश्रम से पाया है। सरपंच जी इसकी बातों में ना आना, ये सरासर सफेद झूठ बोल रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते सरपंच जी। अरे एक दो हड्डियां टूटेगी तो अपने आप सच बक देगा। ऐसा बोलते हुए मंगेश धीना को मारने लगता है। बावजूद इसके धीना का जवाब नहीं बदलता। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। आधी रात तेज तूफान उठने के साथ धीना के घर की धरती को छोड़कर सभी के घर डावाडोल हो उठते हैं। अपनी जान बचाते हुए सभी किवाड़ खोलकर बाहर आते हैं, जिसके साथ सभी के घर ढह जाते हैं और एक ही रात में पूरा गांव बेघर हो जाता है। तभी मंगेश माथा पकड़कर कहता है, हे राम जी, ये कैसी आफत आन पड़ी है, सभी का घर ढह गया। तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने एक बेगुनाह पर कोड़े बरसाए। ये उसी का अंजाम है जो हमारे घर बालू के किनकों की तरह ढह गए। कुछ ही देर में सवेरे का आगाज होता है और सभी जन धीना के पास आकर कहते हैं, धीना हमें माफ कर दो, हमने तुम पर जो जुल्म ढाया इसलिए देखो हमारे घर ढह गए, हमें माफ कर दो, हमारे घर माफ कर दो, हमें माफ कर दो। आप सभी का बदलाव देखकर मैं एक सच आप सभी के बीच साझा करना चाहता हूँ। हमारे गांव में जो नदी बह रही है उसके नीचे जादुई सुनहरा शहर बसा हुआ है। उसी के बदौलत मेरा जीवन बदला है। चलिए मेरे साथ। पूरा गांव धीना के साथ नदी के तट पर आता है। आप सभी यहीं किनारे पर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। ऐसा बोलकर धीना पानी में डुबकी लगाकर जादुई सुनहरे शहर पहुंच जाता है और कहता है, हे द्वारपालिका, मेरा गांव सत्यानाश हो गया है। मेरे उजाड़ गांव को बसाने के लिए मुझे मदद की जरूरत है। जरूर धीना, हम तुम्हारे गांव को बसाने में बढ़ चढ़ कर सोने का सहयोग देंगे। इसके साथ पूरा सुनहरा शहर धीना को सोने से भरा हुआ बड़ा सा बक्सा देकर विदाई कर देता है। जाओ धीना और अपना गांव पुनः बसाओ। कुछ देर बाद, ये धीना अब तक आया क्यों नहीं? मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। एकाएक धीना बड़े बक्से के साथ तैरता हुआ नदी से बाहर आता है। आखिरकार आज धीना के बदौलत गांव फिर से बस चुका है। साथ ही धीना के धनी सोच ने गांव गढ़ की धारा को बदलाव दिया है। अब हर एक जन पहले की भांति स्वार्थी नहीं रहा, बल्कि सुख दुख की परिस्थिति में एक दूजे का सारथी बनकर संग खड़ा रहने लगा है, जो उस नदी के भीतर बसी जादुई सुनहरे शहर की देन है।